तो पूरे भारतीय समाज में जो गैर बराबरी आई है और हम सब जो लोग पिछड़े रह गए, वो उसकी वजह ये है कि हमने अभी बहुत सारे चीजों पर तो SC ST OBC समाज के लोगों का ध्यान गया नहीं है, और सरकारों का ध्यान तो अपनी मर्जी से जाना नहीं है। इसके लिए तो हमें स्पष्ट होना ही चाहिए। मान लीजिए भारत में कोई नियम है कि भाई भारत के कलर को ये काम करना है, भारत में ब्यूरोक्रेट्स को ये काम करना है, वो काम अगर वो नहीं करता तो उसको सजा देने का अधिकार। आप बताइए क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया गया कि देश में रिजर्वेशन के प्रावधानों का जो अधिकारी नियम पूर्वक पालन नहीं करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। ये कानून है। इतना छोटा सा कानून भी ये देश 75 साल में नहीं बना पाया। तो इसका मतलब क्या है? जो लोग सत्ता पर बैठे हैं वो न्यायप्रिय नहीं है, वो दलित और पिछड़ों के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, वो केवल उनको एक सब्जबाग दिखाते हैं ताकि राजनीति होती रहे और वोट मिलता है। 4% की हिस्सेदारी में 1000 करोड़ रुपया छोड़िए 100 करोड़ रुपए का भी ठेकेदारी SC ST समाज को नहीं मिला। कितने में? 60 लाख करोड़। अगर उस 60 लाख करोड़ का 20% निकालेंगे तो 12 लाख करोड़ रुपया का जो बनता है, उस 12 लाख करोड़ रुपया में 100 करोड़ रुपए की ठेकेदारी भी आज के दिन भी SC ST OBC समाज को नहीं मिली। मान लीजिए भारत में कोई नियम है कि भाई भारत के कलर को ये काम करना है, भारत में ब्यूरोक्रेट्स को ये काम करना है, वो काम अगर वो नहीं करता तो उसको सजा देने का अधिकार। आप बताइए क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया गया कि देश में रिजर्वेशन के प्रावधानों का जो अधिकारी नियम पूर्वक पालन नहीं करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। ये कानून है। इतना छोटा सा कानून भी ये देश 75 साल में नहीं बना पाया। तो इसका मतलब क्या है? जो लोग सत्ता पर बैठे हैं वो न्यायप्रिय नहीं है, वो दलित और पिछड़ों के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, वो केवल उनको एक सब्जबाग दिखाते हैं ताकि राजनीति होती रहे और वोट मिलता है। प्रोफेसर साहब, आप हमें ये बताएं कि SC ST OBC जो है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से भी ये समस्या लगातार बनी हुई है। जी नमस्कार, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज़ादी तो मिली, लेकिन जो आज़ादी के समानांतर सुधार का एक मैकेनिज्म, एक जो व्यवस्था विकसित होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। क्योंकि अगर आप तुलना करें तो आज़ादी के पहले जो लोग एक तरह से शासन कर रहे थे वही आज़ादी के बाद भी शासन का हिस्सा बन गए। इसका नुकसान ये हुआ कि जो जमीनी हकीकत थी या जो संघर्ष करने वाला तबका था या जो खासकर निर्माण करने वाला वर्ग है, जो उत्पादन करने वाला वर्ग है, उसको कहीं हिस्सेदारी जैसी चीज मिली नहीं। तो उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मैन पावर, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कैपेबिलिटी, एक योग्य लोग जो थे वो बाहर रह गए और औने पौने की तरह से अपना जैसे जैसे व्यवस्था को लोग अपने मन से संचालित करते रहे और बाहर शोर मचाते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब जरूरत क्या है कि जो ये वर्ग है अगर उसको नियम से संचालित करके एक प्रावधान के तहत जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित भी है उसके तहत व्यवस्था दी जाए और हिस्सेदारी दी जाए, तो जो विकास की प्रक्रिया है, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, जो उन्नति की प्रक्रिया है और जो अभी सपना एक तरह से दिखाया जा रहा है कि हम जो है उन्नतिशील देश बन जाएंगे, तो ये तब संभव है जब सबको समान रूप से हिस्सेदारी मिलेगी और सबकी काम में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ खास तबके, वर्ग या क्षेत्र को लेकर के आप दुनिया का कोई देश तरक्की न किया है न कर सकता है। तो उसमें जैसे एक छोटा मैं आंकड़ा देता हूं आपको कि प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और जगह जगह जो है ये चीजें असमानता पैदा कर रही हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देखिए कि जो गवर्नमेंट की GDP है उसमें से 3% लगभग 9 लाख करोड़ रुपए हम सरकारी नौकरी में खर्च करते हैं। इसके समानांतर जो सरकारी ठेका है उसमें हम अपनी GDP का 20% लगभग 60 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस सरकारी नौकरी में तो आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू है, चाहे जितनी भी है, पूरी तरह से तो उसमें भी नहीं है। सब जानते हैं कि 50% की जगह ज्यादा से ज्यादा 35, 36, 25, कहीं कहीं तो 15-20% ही है अभी भी। तो एक तो पार्ट है जिसमें लोग संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा सेक्टर है ठेका वाला, जो सरकारी ठेका है। अगर उसमें भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई तो जो SC ST OBC के उठाने की बात, सुधार करने की बात, व्यवस्था को सही तरीके से आगे बढ़ाने की बात जो आप कर रहे हैं वो संभव नहीं होगा। उसके दो छोटे छोटे कारण है। देखिए, सिर्फ सामाजिक उत्थान कहने से कहीं किसी समाज का उत्थान नहीं होता है। उसमें अर्थ सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था बिना अर्थ के न चलती है, न सुनिश्चित होती है और ना ही आगे बढ़ने की पटरी पर चलने की कोशिश में आगे बढ़ती है कहीं लोग। तो आप ये देखिए कि जो इतने बड़े पैमाने पर ठेका पट्टा दिया जाता है उसमें कहीं कोई हिस्सेदारी या कहीं कोई आरक्षण या कहीं कोई भागीदारी जैसा शब्द
प्रयोग नहीं होता है। कुछ मंत्रालयों को मैं आपको जिक्र करके देता हूं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में 2.70 लाख करोड़ रुपए हर साल का ठेका है। रेलवेज का 2.41 लाख करोड़ है। होम अफेयर्स का 1.96 लाख करोड़ है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर का 1.78 लाख करोड़ है। कम्युनिकेशन का 1.23 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 5.94 लाख करोड़ है। अब आप ये सोचिए कि जहां 60% या जहां इस तरह की चीजें बांटी जा रही हैं, वहां कोई भागीदारी ही नहीं है। एक बहुत बड़े वर्ग की कोई भागीदारी नहीं है, ना ही उनको आर्थिक लाभ देने के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित किया गया है। अगर वो नौकरी मांगने जाते हैं तो वहां कह देते हैं एलिजिबल नहीं हो, जगह जगह पे नॉट फाउंड सुटेबल लगा देते हैं, या कई बार विज्ञापित करते हैं पोस्ट पर किसी को रुचि नहीं करते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो देखिए, जो मनमानापन है व्यवस्था में, ये जब तक खत्म नहीं होगा और भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक आप एससी एसटी या ओबीसी के उत्थान की और देश के विकास की, संपूर्ण विकास की, और देश को महाशक्ति बनाने और दुनिया में अर्थव्यवस्था की पटरी पर ले जाने की कामना नहीं कर सकते। सपना तो कोई भी दिखा सकता है, देख सकता है। देखिए, सपना देखना दिखाना कोई ना बुरा है और ना ही गलत है, ये तो सब करते रहते हैं। लेकिन ये हकीकत में कैसे आएगा? हकीकत में ये तब आएगा जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो किसी न किसी कारण से वंचित है, जो किसी न किसी कारण से भागीदारी नहीं प्राप्त कर पा रही है, या जो आर्थिक उत्थान में कहीं भी कोई भूमिका नहीं निभा पा रही है, उसको आपको शामिल करना पड़ेगा। और उस शामिल करने में सबसे बड़ी भूमिका, जो मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया कि 60 लाख करोड़ रुपया आप जो है अपने जीडीपी का खर्च कर रहे हैं सरकारी ठेका पट्टा में, और उसमें कहीं भी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी को हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें काम पर लगाया जाए और उनकी ऊर्जा का, उनके ज्ञान गुण का उपयोग किया जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी, ना ही एससी एसटी ओबीसी का उत्थान होगा और ना ही देश तरक्की करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत उत्तर देने के लिए। अगला मेरा प्रश्न है प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार जी से। ये जो समस्या है मुख्य धारा में लाने की एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को, ये भारत में अभी तक 77 साल बाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। विदेशों में भी तो इस तरह की समस्या थी, वहाँ पे भी रंगभेद देखा गया, वहाँ पे भी नस्लवाद की प्रॉब्लम देखी गई। वहाँ पे बेहतर देखा जाता है, जैसे यूएस में देखा जाए तो वहाँ पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर ली ब्लैक्स ने। तो क्या भारत में ऐसा कोई सॉल्यूशन और नहीं लाया जा सकता जिससे कि भागीदारी लाया जा सके, जो कि हम अभी तक असफल रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को मुख्य धारा में? जी, देखिए, हमारे यहाँ क्या समस्या है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी संख्या तो है और लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा के हिसाब से हमें जो है नेतृत्व करता होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से, या एक तरह से आप कह सकते हैं एससी एसटी ओबीसी समाज का जो पिछड़ापन है, उसकी वजह से कई जगह पर हम नेतृत्व करने में है नहीं। दो महत्वपूर्ण पार्टियां जिसको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है देश में, एक अभी उभर कर आई है और एक पहले से चली आ रही है, वहां पर भी भागीदारी नहीं मिली, और भागीदारी अगर कहीं दी गई है तो वो बहुत नाम मात्र का है, केवल एक फेस, एक चेहरा बनाने की कोशिश की। आप देखोगे 90 के बाद जब ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होती है, तो उसके बाद बड़े पैमाने पर एससी एसटी एंड ओबीसी के बीच में जो ये राजनीतिक हक पाने की जो लड़ाई थी, राजनीतिक स्थान पाने की जो लड़ाई थी, वो बहुत अलग तरीके से लड़ी जानी शुरू हुई है। और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य, जहां पर कि ऐसे तमिलनाडु वगैरह तो खैर काफी आगे काम कर चुका है, लेकिन खास करके जो हमारा उत्तर भारत है उसमें ये 2-3 राज्यों में एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप उभर कर आई। और हमारे यहाँ क्या है कि अभी तक हमें ये सिखाया गया था कि राजनीति करना जो है ना सबसे खराब काम, और राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, राजनीति में अच्छे लोगों को उलझना नहीं। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था वो हम सब हमारे लिए ही था, एससी एसटी ओबीसी समाज वालों के लिए ज्यादा था, क्योंकि इनके लोग तो कर रहे थे राजनीति। और जब हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी में अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमें नेतृत्व कैसे मिले, और अगर हम नेतृत्व नहीं करेंगे तो हम अपने समाज के लिए निर्णय कैसे ले पाए। तो सवाल वहीं पर है कि संसाधनों का जो बंटवारा हो रहा है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो रहा है, या जैसे रामाशंकर जी ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठेकेदारी जो दी जाती है, वही दो माध्यम है संसाधनों के बंटवारे। और इन दोनों माध्यमों में अभी तक जो हमारा एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप रहा है, उस लीडरशिप ने जितनी लड़ाइयां लड़ी है उसको केवल सामाजिक न्याय और एक जिसको कहते हैं कि भागीदारी दे दो, नौकरियों में भागीदारी दे दो, उसकी लड़ाई लड़ी गई। और वो लड़ाई भी बिल्कुल मुकम्मल लड़ाई नहीं।
आप देखोगे जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप उठाकर पढ़ोगे, वहां पर साफ साफ मंडल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि नौकरियों से जो न्याय मिलेगा वो 2%, मतलब 100 में 2% हिस्सेदारी तय करती है नौकरियां। तो आप सोचो 2% की हिस्सेदारी देने के लिए भी जब हमारा समाज, हमारा समाज का मतलब जो इस समाज की अगुवाई कर रहे हैं हजारों वर्षों से, वो आपको 2% में भी बराबर आपको भागीदारी देने में जब उनको परेशानी है। और आप देखें, हम सब ने देखा है कि जब जब आरक्षण की बात निकल कर आती है और उसको लागू करने की कोशिश की जाती है तो साजिशों का जो गहरा जाल बुना जाता है वो बहुत अद्भुत। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, कमंडल यात्रा शुरू हो जाती है, ताकि मंडल कमीशन से जो उभार पैदा होगा, जो पिछड़े समाज में और दलित समाज के को थोड़ा पहले रिजर्वेशन दिया गया था, तो वो जो उनके अंदर जो एक चेतना जगे उसको खत्म करने के लिए और उसको एक दूसरी दिशा में मोड़ देने की साजिश रची गई। हम सब ने उसको देखा। तो अगर हम ये इस तरह के समाज में रह रहे हैं जहां पर कि हम जो लोग समाज की अगुवाई कर रहे थे, जो वर्षों से पढ़ रहे थे और हम लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, रोक कर रखा गया, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिसमें हम पढ़ लिख ना पाए। और हम सब जानते हैं कि आज का जो वर्ल्ड है वो नॉलेज वर्ल्ड है, तो नॉलेज तो पढ़ने लिखने से आएगा, तो वो तो हमें मिला नहीं। तो नहीं मिला तो अब जो पहली पीढ़ी आ रही है वो इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये आशा रखना कि अमेरिका जैसा हम क्यों नहीं हो पाए। मैं आपको एक चीज और यहाँ पर जो वोटिंग का राइट, अमेरिका जैसे देश में भी वोटिंग राइट महिलाओं को और ब्लैक्स को 100 साल बाद मिले थे, आजादी के 100 साल बाद। और हम इस मायने में कम से कम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो पहले दिन से, चाहे वो महिलाएं थी या दलित थे या पिछड़े थे या उनकी कोई भी आर्थिक हैसियत थी, रिक्शा चलाने वाले से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाले तक या गरीब से लेकर अमीर तक, सबको बराबर एक वोट का राइट दिया। हमारे समाज की एक और मुश्किल है कि हम उस वोटिंग राइट को अभी ढंग से समझ नहीं पाए, और इसलिए हम कई बार अपने नेतृत्व के चयन में गलतियां करते रहते हैं और लोग हमारा इस्तेमाल। अब मैं आता हूं दूसरी चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, नौकरियों की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि भाई रिजर्वेशन मिले, भागीदारी मिले, और उस भागीदारी की लड़ाई को लगातार भारतीय समाज में एक उपेक्षा की नजर से, और ये कहा गया कि जो लोग भागीदारी की लड़ाई लड़ते हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो जातिवादी लोग हैं। ये हमेशा से कहा जाता है। और सच्चाई क्या है, जातिवादी कौन है, ये हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज में स्थान पाने के लिए भाई भतीजावाद, जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारे कारक हैं। जब आपको अब भागीदारी मिलता, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर इससे डिनाई अगर कोई कर पाता है तब तो रिजर्वेशन पे सवाल खड़ा कर, लेकिन जो लोग रिजर्वेशन पे सवाल खड़ा करते हैं उनसे ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि क्या भारत में भाई भतीजावाद बंद हो गया, क्षेत्रवाद बंद हो गया, जातिवाद बंद हो गया, धर्मवाद बंद हो गया? अगर ये बंद नहीं हुआ तो भागीदारी तो ऐसे ही मिलेगी जब सरकार कोई ना कोई नियम। लेकिन दिक्कत क्या है, चूंकि संसाधनों पे ऊपर वही बैठे हैं, तो जो नियम भी बनाए जाते हैं वो नियम इस प्रकार के हैं जहां आपको भागीदारी मिलता हुआ दिखे तो सही, लेकिन रियल मायने में नहीं। और आप देखो कि आखिर क्या वजह थी कि 1935 तक, अंग्रेज जब तक हैं तब तक देश में जाति जनगणना हो रही, और जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो जाति जनगणना बंद कर दी जाती। और एक बड़ा सुहावना सा जो है चित्र हम लोग के सामने रखा जाता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातियों की पहचान नहीं होनी चाहिए, कि हम जातिवाद खत्म करें। और हम सब जानते हैं कि भारत में अगर कोई चीज है जो मूल रूप से उपस्थित है वो है जाति। आप जाति के बिना इस देश में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम जाति के बिना एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने जाति जनगणना बंद करा दिया? और जाति जनगणना बंद कराई तो उसके पीछे की वजहें क्या थी? और आज जब जाति जनगणना की डिमांड हो रही है तो वो सब कुछ स्पष्ट होकर आ रहा है कि जब ये जनगणना के अंदर बकरी, किसके घर में कितनी बकरियां हैं, कितने गाय हैं, कितने टेलीविजन हैं, कितने बल्ब जलते हैं, ये सब जब काउंटिंग हो सकती थी तो ये बताने में उनको क्या दिक्कत थी कि समाज में कितना ओबीसी के लोग हैं और कितना अन्य समाज के लोग हैं, ये बताने में उनको क्या परेशानी क्यों थी इस देश को? ये सवाल तो हमको पूछना पड़ेगा। अब बात आती है कि जब हमारी जाति जनगणना हुई नहीं तो जितने, इसका मतलब ये था कि अब तक जो भारत सरकार नियम बना रही थी या भारत सरकार जो भी कानूनी फैसले ले रही थी समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए और बराबरी लाने के लिए, वो सब फेक हैं, झूठे हैं, और वो एक तरह से अनुमान पर आधारित। अगर न्याय प्रिय ढंग से किया जाता तो देखिए, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर पहले क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जांच लिखता है कि भैया आप फलाना अल्ट्रासाउंड करा लो, सिटी स्कैन करा लो, उसके बाद ही तो दवाई चलाई जाती है। आरक्षण लागू किया गया, हम सब जानते हैं कि देश में ओबीसी की आबादी 52% है, ये 1935 के जातीय जनगणना में आई, तो फिर 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? कौन लोग थे जिन्होंने रोका? अगर ट्राइबल की आबादी कई राज्यों में ज्यादा है तो उनको ट्राइबल को उनकी आबादी के हिसाब से क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिया गया? ये सवाल कौन पूछेगा?
और जो सो कॉल्ड दे दिया गया है 15%, 7.5% और 22.5%, वो ईमानदारी से लागू ना हो, उसके लिए जो रोस्टर का पैमाना हर बार बदलता गया और ये नियम बना दिया गया कि भाई चूंकि आप ओबीसी वालों को 27% है तो उनको 34 सीट मिलेगी और बाकी के 3 सीटें जो है सामान्य श्रेणी के लोग ले जाएंगे जिनकी आबादी 15%। ये गलत रोस्टर किसने बनाया? इसमें भारतीय संविधान ने, भारत में कानून के निर्माताओं ने और साथ में न्याय देने वाले न्यायाधीशों ने और डीओपीटी में बैठकर काम करने वाले ऑफिसर्स ने क्या बेईमानी की, ये तो अभी हमारा समाज समझ ही नहीं पाया कि वो किस तरह का रोस्टर हमारा बनता है। तो नौकरियों में हमारी भागीदारी ईमानदारी से होगी कहाँ? आपको छोटी छोटी चीजों के लिए एक एक चीज जो है। और सवाल ये है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, मान लीजिए भारत में कोई नियम है कि भाई भारत के क्लर्क को ये काम करना है, भारत में ब्यूरोक्रेट्स को ये काम करना है, वो काम अगर वो नहीं करता तो उसको सजा देने का अधिकार है। आप बताइए क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया गया कि देश में रिजर्वेशन के प्रावधानों का जो अधिकारी नियम पूर्वक पालन नहीं करेगा उसको जेल भेजा जाएगा? ये कानून है? इतना छोटा सा कानून भी ये देश 75 साल में नहीं बना पाया। तो इसका मतलब क्या है? जो लोग सत्ता पर बैठे हैं वो न्यायप्रिय नहीं है, वो दलित और पिछड़ों के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, वो केवल उनको एक सब्जबाग दिखाते हैं ताकि राजनीति होती रहे और वोट मिलता है। तो नौकरियों के, अब देखिए हम लोग अब जिस सवाल को उठा रहे हैं कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए, वो प्रतिनिधित्व इसलिए चाहिए क्योंकि हम जब रहेंगे, जब आज हम लोग ज्यादातर लोग जैसे रामाशंकर जी प्रोफेसर है, मैं प्रोफेसर हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अगर मैं बैठा हूँ और अब मैं सवाल उठाता हूँ, आपको बता दूं तो सवाल तब उठा रहे हैं ना जब हमको रिप्रेजेंटेशन मिला और तब हम इनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। तो वो एक लड़ाई है, उसको चलते रहना। लेकिन आप देखो कि उसको खत्म करने के लिए भी कई प्रयास किए गए। ग्रुप डी की नौकरियों में सबसे ज्यादा किस समाज के लोग? सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े समाज के लोग ग्रुप डी में काम करते थे। और आपको मैं बताऊं, विश्वविद्यालयों के अंदर या कोई भी सरकारी संस्थाओं में जो प्राइवेट पार्टी को जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए चौकीदारी करानी है तो प्राइवेट पार्टी के लोग आके चौकीदारी करेंगे। कोई नेता हमारे समाज का इस सवाल को नहीं उठा रहा कि मान लीजिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर ग्रुप डी की नौकरियां होती और ग्रुप डी की नौकरी के तहत कोई सरकारी चौकीदार बनता तो उसकी सैलरी कितनी होती है? कम से कम 50,000 रुपया मिलता, 60,000 रुपया मिलता उसको। और वो दलित और पिछड़े परिवार का व्यक्ति होता तो उसके घर में महीने का 50 से 60,000 रुपया जाता, तो आर्थिक रूप से सबल होता, वो अपने बच्चों को पढ़ाता और उसका बच्चा फिर आईएएस बनने के सपने देखता। लेकिन क्या कर दिया गया कि नहीं, उनको पता था कि हम लोग वहां पर हैं तो खत्म कर दो जी, प्राइवेट सेक्टर से लाओ। तो कितना दिया जा रहा है आज उसी काम के लिए? कितना पैसा दिया जा रहा है? मैक्सिमम, और बड़ा खुश होकर अनाउंस करते हैं 18,000 रुपया दिया जाता है। तो आप एक चीज देखिए कि हर जगह पर जब साजिश हो, ग्रुप डी खत्म कर दिया गया है, ग्रुप सी को खत्म करने की तैयारी चल रही है। सबको पता है कि ग्रुप सी में भी हम लोग की संख्या ज्यादा है। और जो ग्रुप ए की नौकरियां जहां पर हम लोग पहुंचना शुरू हुआ, हमारा फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ, और हम लोग बार बार ये, अभी एक नेता बार बार ये सवाल उठाता है कि भाई पूरे 90 सचिवों में से मात्र 3 ओबीसी समाज का सचिव है और 3 एससी समाज का सचिव है और 1 एसटी समाज का सचिव है। क्यों है भाई? क्यों है ऐसा? इस पर ये सारे सवाल तो बनते हैं ना। तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में हम फिसड्डी हैं। कहीं अब इतने दिनों के आरक्षण के बावजूद भी हमको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जितनी हमारी आबादी है। आबादी छोड़िए, 27% जो दिया गया या 15%, 7.5% दिया गया, वो भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन जब तक ये प्रावधान नहीं होगा, जो अधिकारी इस तरह के काम करते हुए पकड़े जाएं, उनको जब तक जेल जाने की सजा नहीं होगी ना, तब तक ये सुधार नहीं होगा। एक तो पॉइंट मैंने क्लियर किया, ये एक वजह है। इसलिए आप और हम ये सपना देखें ही नहीं कि अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर मानसिकता के स्तर पर बहुत बड़ी बेईमानी, वो पसंद नहीं करते। और जो हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था थी, आज भी उनका मानस वहीं पर काम करता है। और वो कोशिश में लगे होते हैं कि हम जिस पायदान पे खड़े थे, तीसरे और चौथे पायदान पे, तो हम वहीं पर रहें, वहां से ऊपर ना जा पाए। इसकी पूरी कोशिश ऊपरी समाज करता है। अब आइए जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके ऊपर सामाजिक न्याय के ना तो एक्टिविस्टों ने ध्यान दिया है और ना ही हमारे नेताओं ने ध्यान दिया, चाहे कितने भी बड़े सामाजिक न्याय के आंदोलन के लड़ने वाले नेता थे, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो था ठेकेदारी का, जो रामाशंकर जी रख रहे हैं। और हमने बड़ा ठोस काम किया है इसके ऊपर कि है क्या मामला। अगर आपके पास समय में पूरा डिटेल से उस चीज को समझाना चाहता हूं ताकि आपके व्यूअर्स समझें। देखिए, जो आंकड़े हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे बनाए हुए नहीं है, ना कपोल कल्पनाएं। हमने ये सारे आंकड़े जो लिए हैं, जो अभी रामाशंकर जी कह रहे थे कि 60 लाख करोड़ रुपया जाता है बजट का ठेकेदारी में, वो दरअसल पूरी जीडीपी का 20% होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है और भारत सरकार स्वयं कह रही है, क्योंकि भारत सरकार ने के अंदर एक प्रावधान किया गया। और एक चीज और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, कई बार जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं
कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये अपने आप में गलत पैमाना है। ऑलरेडी भारत सरकार के नियमों में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान है, आप जरा एक चीज सोच कर देख, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां जब भारत में काम करने के लिए आ रही हैं, तो उनको ये क्यों कहा जा रहा है कि आप यहाँ काम करिएगा तो आपको भारत की कंपनियों के साथ समझौता करना पड़ेगा? क्या वो आरक्षण नहीं है? क्या वो एक तरह का अलग से व्यवस्था नहीं की जा रही है भारतीय कंपनियों का आगे बढ़? मैं उसके साथ, उसके विरोध में नहीं, लेकिन वो एक तरह का आरक्षण तो है ना। केवल उसमें आप ये जाति की बात आ जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जो टाई अप करने वाले लोग हैं, उसमें दलित पिछड़े समाज का बंदा है नहीं, सब ऊपरी समाज के लोग बैठे हैं, तो वो कर लेते हैं बड़े आसानी से। अभी आप लोग जो दिखा रहे थे, मैं उसी चीज को प्रेजेंट करता हूँ कि जो किस तरीके से ठेकेदारी के अंदर काम हो रहा है और क्या क्या आंकड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि जो मैं 60 लाख करोड़ रुपया जब मैं कह रहा हूं, जो 20% है जीडीपी का, और नौकरियों में जो सारा मामला है वो लगभग 3% है। मैंने पहले ही कहा था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आई थी कि 2% से ज्यादा जो है सरकारी नौकरियां होती ही नहीं। लेकिन अभी जब हम लोगों ने एक जो हम लोग अपनी जांच के बाद जो निकाल रहे हैं, तो लगभग 3% है, तो वो 9 लाख करोड़ रुपया के आसपास बनता है। क्योंकि टोटल जीडीपी का जब आप डिवीजन करोगे तो ये लगभग यही गवर्नमेंट जॉब जितना है, वो लगभग 9-10 लाख लोग जो है जॉब करते हैं, उसमें से 60 से 70 लाख मतलब 9 लाख करोड़ रुपया जो है वो सरकारी नौकरियों के माध्यम से परिवारों में जाता है। लेकिन जो अधिकतम जो जा रहा है वो 60 लाख करोड़ रुपया वो ठेकेदारी के माध्यम से जाता है। और आश्चर्य ये है, अगर हम इस 60 लाख करोड़ को एटलीस्ट जितना रिजर्वेशन नौकरियों में दिया गया उसके हिसाब से भी अगर हम डिवीजन कर लें, तो इसका कम से कम 30 लाख करोड़ रुपया SC ST OBC परिवारों को जाना चाहिए था। OBC को 27% रिजर्वेशन ही, चलो हमारी 52% आबादी है, लेकिन 27% ही रिजर्वेशन अगर दिया गया है, तो इस 60 लाख का अगर 27% भी करते तो भी ये कम से कम इसका लगभग आपको 17 लाख के करोड़ के आसपास OBC समाज को जाना चाहिए, बाकी SC ST समाज को जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वो जरा हम देखते हैं। और एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, ये जो एक कानून बना है, भारत सरकार ने कानून बनाया था, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 की है। जो हमारे श्रोता हैं वो ध्यान से सुन लें। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो थे, एक संस्था उसके लिए बनाई गई थी जिसका नाम था MSED, और इसका एक एक्ट बना था 2006 में। इस 2006 के तहत पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी कि किस प्रकार से जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगी। और उस पॉलिसी के तहत एक चीज बनाया गया था कि उसमें जो भारत सरकार के जितने ठेके जाएंगे, जैसे मान ली 60 लाख करोड़ का ठेका जाता है, तो उसका 20% हिस्सा MSMEs को जाएगा। ये नियम है, भारत सरकार ने बनाया था 2006 में। फिर क्या हुआ, अब जरा इसको एक तरह का, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से रिजर्वेशन का ये प्रावधान किया गया। आगे चलकर इसमें SC ST के लिए प्रावधान किया कि इस ठेके का मतलब 60 लाख करोड़ का जो 20% है, उस 20% का 4% जो है SC ST के जो SC ST की कंपनियां, मतलब SC ST ओन कंपनियां हैं, उनके लोगों को जाना चाहिए। और उसमें फिर बाद में 3% महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया। तो इसका मतलब क्या है, प्रावधान तो किए गए, और ये प्राइवेट सेक्टर, सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, मैं इसको प्राइवेट सेक्टर मानता नहीं। और आपको मैं बताऊं, सच्चाई ये है कि भारत में कोई भी निजी संस्था होती नहीं है। सब ये कहने का और घुमाने का तरीका है। निजी संस्था कैसे हो सकती है, जब मान लीजिए रिलायंस 1 लाख करोड़ का ठेका भारत सरकार से उठाता है, तो पैसा तो भारत सरकार का जा रहा है ना। भारत सरकार का पैसा जाने का मतलब हमारा आपका पैसा जा रहा है। तो हमारा आपका पैसा है तो फिर वो निजी कैसे हो गया? उस 1 लाख करोड़ में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी? जो मैं अभी चौकीदार की बात कर रहा था, चौकीदार प्राइवेट लेते हो, लेकिन पैसा कौन देता है? दिल्ली विश्वविद्यालय मान लीजिए चौकीदार रखता है, उसको 18,000 रुपये महीने का सैलरी देता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक सरकारी संस्था है ना, तो 18,000 जो उसकी सैलरी जा रही है वो भी सरकारी खाते से जा रही है। तो वो निजी संस्था कैसे हो गई? क्योंकि उसका जो केवल जो प्राइवेट लोग हैं, जो वो व्यक्ति दे रहे हैं, इसलिए वो प्राइवेट नौकरी हो जाती। तो ये अपने आप में एक बड़ी बेईमानी, जिन सवालों को तो कोई उठा ही नहीं रहा। खैर, तो जो दूसरा चीज था, जो 4% 3% का आरक्षण का प्रावधान सरकारी ठेके में MSMEs के लिए, 20% मतलब सारे MSMEs के लिए किया गया, और उसमें से 4% SC के लिए और 3% महिलाओं के लिए, 4% SC ST के लिए और 3% महिलाओं के लिए किया गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 4% की हिस्सेदारी में 1000 करोड़ रुपया छोड़िए, 100 करोड़ रुपए का भी ठेकेदारी SC ST समाज को
नहीं मिला। कितने में? 60 लाख करोड़। अगर 60 लाख करोड़ का 20% निकालेंगे तो 12 लाख करोड़ रुपया का जो बनता है, उस 12 लाख करोड़ रुपया में 100 करोड़ रुपए की ठेकेदारी भी आज के दिन भी SC ST OBC समाज को नहीं मिली। फिर क्या हुआ, जब ये चीजें निकल कर आई और शिकायत होने लगी कि भाई ये तो एक आपने केवल कानूनी कागज पे लिख दिया, तो सरकार ने एक नई संस्था का गठन और उसका नाम रखा गया SC ST हब। और ये संस्था बनी थी 2016 में, जिसका ये टारगेट इस संस्था को ये टारगेट दिया गया कि सरकारी ठेकेदारी का जो 20% है जो MSMEs को जाता है, उसका 4% जो SC ST के लिए रिजर्व किया गया है, उस गोल को प्राप्त करना इस संस्था का लक्ष्य बना है। ठीक है, पहला जो आंकड़ा इसने दिया 2015-16 में, जो मैंने कहा कि 100 करोड़ भी नहीं था, 0.07% जा रहा था, जो कुल मतलब 99.37 करोड़ रुपया था 2015-16। और नियम कब बना है? 2006 में। 2006 में सरकार 4% रिजर्वेशन का प्रावधान करती है और 2015-16 में जो जाकर जब आंकड़े निकाले जाते हैं तो वो केवल 99 करोड़ रुपया निकल। फिर सरकार जो है, थोड़ा दबाव बनता है, अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, कुछ मीटिंगें की जाती है, तब जाकर 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर आज के दिन जो है 2022-23 तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है, ये अब जाकर 0.84% पर पहुंचा है, जबकि टारगेट कितना है? 4%। और वो 0.8 करोड़ जो है 1468 करोड़ रुपया के आसपास अब SC ST समाज को मिल रहा है। चूंकि OBC का रिजर्वेशन का प्रावधान किया ही नहीं गया है इसमें, वो एक अलग लड़ाई है जो OBC समाज को लड़ना है कि एटलीस्ट अगर 4% SC ST के लिए, एक तो 4% उनको क्यों दिया जब उनको 15% और 7.5% है, उनको 22% मिलना चाहिए था। और दूसरा, OBC समाज को तो दिया ही नहीं, तो वो एक उसका कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो OBC समाज को शायद हो सकता है कि 0 बेटा सन्नाटा की स्थिति भी हो। अब बात आती है कि भाई आखिर क्या वजह है? लोग कह सकते हैं मेरिट का सवाल उठाता है, ये हम जिस देश में रहते हैं वहां पर लोग मेरिट का बहुत सवाल उठाते हैं कि भाई सरकारी ठेका तो अखबारों में छपता है, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? सवाल ये है कि जब हमारे पूर्वज किसान मजदूर रहे हैं, तो आज के दिन हम कहां से और जिस तरह के अमाउंट रखे जाते भैया, और जिस तरह से मॉर्गेज के लिए जिस तरह का अमाउंट रखा जाता है, जो चीजें हमारे लिए होनी चाहिए, वो कहां पर हमारे पास कहां से आएगा? 100 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया, तो वो होता नहीं है। इसलिए हम सरकारी ठेकेदारी में भागीदारी करते नहीं है। बैंक हमें लोन देना चाहते नहीं है। एक तो हमारे पूर्वज, हमसे पहले वाली जो पीढ़ियां हैं, वो तो बैंक जाने से ही डरते थे। अब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि बैंकों में अगर हम कोशिश भी कर लें तो भी आप वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते। और हम एक और उदाहरण देता हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ और हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। आप सब ने जियो, आप सब में से काफी लोग होंगे जो जियो मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हो। आपको पता है रिलायंस ने जब जियो की लॉन्चिंग करी थी, तो जियो की लॉन्चिंग में उसने ऐसा पब्लिक के बीच ये इमेज बनाई थी कि ये जो है आपको आजीवन फ्री में ये मिलेगा। एक बार आप 399 या 400 पता नहीं 299 का वो आया था सिम उनका, और ये कहा गया था उस समय शुरू में साल भर फ्री का वो दे रहे। जानते हैं कैसे दे रहे थे? उन्होंने भारत सरकार के बैंकों से लगभग 80,000 करोड़ रुपया का लोन लिया, और लोन लेकर उन्होंने क्या किया, और वो लोन के पैसे किसके हैं? वो हम सब, हमारे आपके समाज के लोगों ने जमा किए थे। वहां से उठा के बैंक ने उनको लोन दिया, और उस लोन के पैसे को लेकर उन्होंने क्या किया? मुफ्त में सिम बांटे। और जब सिम बांटने के बाद जो सरकारी संस्था थी BSNL और MTNL को उखाड़ फेंका, और BSNL MTNL उखड़ गई तो हमारी नौकरी, आपको पता है एक संस्था BSNL और MTNL जैसे 40,000 सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। तो 40,000 में कम से कम 20,000 SC ST लोगों के, SC ST OBC के लोगों को तो उसी दिन नुकसान कर दिया है ना। और पैसा किसका था? हमारा पैसा था। आप में हम में से कोई अगर मांगने जाएगा आज के दिन बैंक में, तो 8,000 करोड़ के 800 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया भी मांगने जाओगे लोन, तो आपको उठाकर कोई नहीं दे रहा। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई रिलायंस का अपना रेप्यूट है। तो रेप्यूट अगर हम भारतीय समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक समाज है, और उस समाज में से कुछ लोग पीछे रह गए हैं, तो उसको आगे लाने के लिए क्या भारत सरकार कोई नियम और प्रावधान नहीं बना सकती? क्या उसका जो मॉर्गेज का मामला है या जो गारंटी का मामला है, क्या भारत सरकार गारंटी नहीं ले सकती कि फलाने व्यक्ति को आप दीजिए, ये इनके अंदर एक पोटेंशियल, एक स्किल है, ये फलाना काम करना, जो स्टार्टअप आदि खड़ा किया गया है उसमें हमें अगर जोड़ा जाए और हमें भी बैंक से लोन मिले, तो क्या हमारे समाज के लोग काम करके नहीं दिखा सकते? मैं दूसरी चीजें प्रपोज कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि एक पल को हमारे पास वो चीजें नहीं है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो क्या हमारे कोई भारत सरकार ये नियम नहीं बना सकती कि SC ST OBC के लोग, जो अन्य समाज के लोगों के पास जो पहले से एस्टेब्लिश लोग हैं, उनकी कंपनियों के साथ उनका टाइप कराया जाए, उनका कोलैबोरेशन कराया जाए और उनको इसके अंदर लाया जाए? पर दिक्कत क्या है कि सरकारें चाहती कहाँ। और आपको मैं बताऊं, नौकरियों के भरोसे बिल्कुल भी आप सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। खाली नौकरियां
एक हमें रिप्रेजेंटेशन तो जरूर दे सकती है, लेकिन आप एक चीज सोच कर देखिए कि हमारे समाज में कितना जा रहा है। SC ST पूरा 22% आबादी के पास 1400 करोड़ रुपया जा रहा है, और बाकी लोग उठाकर ले जा रहे हैं कितना, 50 लाख करोड़। और उनकी आबादी कितनी है देश में, 15%। 15% वाले 50 लाख करोड़ उठाकर ले जा रहे हैं, और बाकी 85% के पास अगर 10 लाख करोड़ भी चला जाता है ठेकेदारी में जाता हूं, मैं तो एक अनुमान कह रहा हूं, तब भी हम कहां पर उनकी बराबरी हम कहां से करें। तो पूरे भारतीय समाज में जो गैर बराबरी आई है और हम सब जो लोग पिछड़े रह गए, वो उसकी वजह ये है कि हमने अभी बहुत सारे चीजों पर तो SC ST OBC समाज के लोगों का ध्यान गया नहीं है, और सरकारों का ध्यान तो अपनी मर्जी से जाना नहीं है। इसके लिए तो हमें स्पष्ट होना ही चाहिए। तो हम सबको भी अब जो दूसरी लड़ाई लड़नी है कि हमें सरकारी ठेकेदारी में SC ST OBC समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और उनको सरकारी ठेकेदारी में रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी। और जब हमें वो ठेकेदारी मिलेगी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैंने मेरा स्टार्टिंग रिमार्क्स था कि पॉलिटिकल संगठन हमारे नहीं हैं। क्यों, कहां से बनेंगे आपके पॉलिटिकल संगठन, जब पूरी चुनाव प्रक्रिया करप्ट है और एक MP और MLA के चुनाव में करोड़ों करोड़ का खर्च होता है। हमारे समाज के नेताओं के पास, हमारे समाज के एक्टिविस्टों के पास करोड़ों छोड़िए लाखों का हिसाब किताब नहीं, तो आप कहां से पार्टी बना लेंगे। और अगर आप पार्टी नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र में आपकी भागीदारी कहां से होगी। तो जब हमारी भागीदारी होगी नहीं, ये पॉलिटिकल डिविडेंड हम निकाल नहीं पाएंगे, पॉलिटिकल डिविडेंड अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर ऑब्वियस है कि हम जो नियम बनाने, जब पार्लियामेंट में हम आज देखिए SC ST का रिजर्वेशन है, पार्लियामेंट में SC ST के लोग जीत कर जाते हैं, लेकिन वो उन पार्टियों के टिकट से जीत कर जाते हैं जिनको पता है कि अगर इसने अपने समाज की बात की तो अगली बार उनका टिकट कट। लेकिन अगर कोई SC ST OBC समाज का व्यक्ति हो, उसकी एक बड़ी पार्टी हो, और फिर वो बंदा जीत कर जाएगा, तो पार्लियामेंट में उसको किसी बात का डर नहीं होगा। और अगर ठेकेदारी के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो पॉलिटिकली हम मजबूत होंगे, और लोकतंत्र में जितना पॉलिटिकली मजबूत होगा जो समाज, उसको उतनी बराबरी की हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। अन्यथा अगर हम चाहे लाख कुछ भी सोचते रह जाएं, हम कुछ भी सोचते रह जाएं, करते जाएं, कोई भी X पार्टी Y पार्टी, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, वो आपकी भागीदारी के लिए काम नहीं करते। तो इसलिए ये सपना देखना कि अमेरिका के जैसा वो लोग आगे बढ़ गए, हमें अभी वर्षों लगेगा अगर हमने इन सवालों के ऊपर काम करना और इन सवालों को उठाना शुरू किया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुधांशु जी। आपने बहुत ही डिटेल्स में बड़े अच्छे से पॉइंट को हाईलाइटेड किया, विशेषकर ये पॉइंट कि सरकारी नौकरी और आरक्षण के लिए ज़्यादातर बहुजन समाज अपने को जानता है कि आरक्षण मिलना चाहिए, पर वो ये पॉइंट जो आपने हाईलाइटेड किया सरकारी ठेके का, जो GDP का 20% है और जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने दर्शक देख रहे हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए कितनी बड़ी वैल्यू है। देखें, सिर्फ 3% से भी कम है सरकारी नौकरी GDP में, जबकि ये 20% है, और जहाँ पे रिजर्वेशन की बात ही नहीं चल रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।